हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों यह बुक हीरा के समान है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप लोग बिहार दरोगा, यह जो है प्रीवियस ईयर सेट है। दोस्तों यह जो है यह बुक हीरा के समान है, क्योंकि इस बुक से जब भी दोस्त दरोगा का एग्जाम होगा, पीटी या मेंस, दोनों के लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि दोस्तों यह जो बुक है इसमें 50+ क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में इस बुक से निश्चित आता है। इस बुक से निश्चित आता है। इस बुक का खासियत यह है कि दोस्तों इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है। दोस्तों इस बुक में आप लोग जो बता रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है और इस बुक के लिए प्रीवियस ईयर से प्रश्न एग्जाम में निश्चित आता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर से एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित आता है और एक्स्ट्रा फैक्ट जो प्रश्न इसमें जो प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा का, उसके अगल बगल से क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। अगल बगल से क्वेश्चन डाल दिया गया है। जो एग्जाम में बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, उसके अगल बगल से एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन डाल दिया गया है इस बुक में और इसलिए यह जो बुक है 50+ प्रश्न, अगर इस बुक को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो 50+ प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये ऐसा बुक है गोल्डन बुक है समझिए। और आप लोग को बता दें, आप लोग को 50+ तो इसी से हो जाएगा 50+ क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। और 30 नंबर और चाहिए आप लोग को, सिर्फ मैथ और करंट अफेयर्स। मैथ और करंट अफेयर्स बना लेते हैं 30 नंबर और। तो ये जो 80 नंबर हो जाएगा आप लोग के लिए, तो इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना काफ़ी है इसलिए यह जो बुक है बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इसलिए आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए। आप लोग आते हैं सीधा प्रश्न पर। और आप लोग को बता दें, यह जो सेट नंबर है ये सेट दूसरा होगा। आज पहला सेट अपलोड हो चुका है, यह सेट दूसरा होगा। तो ये सीधा प्रश्न पर आप लोग अच्छा से देखिएगा पॉजिटिव माइंड से, और वही देखेगा वीडियो जो बिहार दरोगा की तैयारी करता है। ऐसा किसा नहीं कि कोई आया और थोड़ा सा देखा चला गया, ऐसा नहीं। जो पॉजिटिव माइंड से और बिहार दरोगा के जो लगन से एग्जाम को तैयारी कर रहा है वही वीडियो को देखेगा वही देखेगा। कोई ऐसे आता है और चला जाता है, तो ऐसा तो कितना वीडियो है यूट्यूब पर, लेकिन इस तरह वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सीधा प्रश्न पर आते हैं। यह प्रश्न है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए यह बी है, बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है। और यहाँ पर इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। बिंदेश्वरी पाठक का जन्म हुआ था 1943 में हुआ था और बिहार के वैशाली जिला में हुआ था। आशा करते हैं अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। तो अगला आते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। इन्होंने भारत में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्थान की स्थापना की। तो यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल संस्थान की स्थापना किया है कब? तो 1970 में, यह बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा। अगला प्रश्न पर यहाँ अगला प्रश्न नहीं, अभी एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो इन्होंने 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, 1991 में किया गया। याद कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को हो गया, दिल्ली में हुआ था इनका मृत्यु 2023 में 15 अगस्त। और उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर डी, टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। आते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, जो कि आप लोगों को बता चुके हैं। और मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष, याद रखिएगा। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके, याद रखिए
मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों को कितना टीके? 7 टीके जो यहाँ पर स्पष्ट है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी है। और उसके बाद आगे देखते हैं, और उसके बाद लगाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी, ये सभी प्रावधान किया गया है मिशन इंद्रधनुष के तहत। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट पर आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और एक्स्ट्रा फैक्ट है विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है। ये जो पहल है यूएनईपी की पहल है विश्व पर्यावरण, और जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। निर्णय लिया गया था विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाने का जो निर्णय लिया गया था 1972 में, और कहाँ? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, याद रखिएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के थीम देख लीजिए, तो बेस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 का थीम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 में परिणाम स्वरूप हुआ था। 1972 में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम, तो इसका आंसर बी, रियो डी जेनेरियो में आयोजन किया गया था। रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो यह एक्स्ट्रा फैक्ट है 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन, दोस्तों यहाँ पर तत्कालीन, आगे देखते हैं, तत्कालीन के बाद दोस्तों समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला फैक्ट, इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 का अपनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, एजेंडा 21 अपनाया गया था। रियो प्लस यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को दक्षिण अफ्रीका के 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। और इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद रियो यहाँ पर 20 सम्मेलन 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था के पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, यहाँ पर पेज की स्थापना की गई थी, PAGE। और उसके बाद आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न पर सीधा आते हैं दोस्तों। अब उसके बाद तो 5 नंबर प्रश्न है, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है USA, कनाडा और मेक्सिको में आयोजन किया गया था 2026 में। USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। और दोस्तों क्या है ना दोस्तों, जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसी के अगल बगल से एक्स्ट्रा फैक्ट डाल दिया गया है। अगर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अगल बगल से एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित पूछता है बिहार दरोगा। ऐसा ही खासियत है बिहार दरोगा एग्जाम का दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इसमें सर द्वारा इसके अगल बगल से ही डाल दिया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट। एग्जाम में पूछेगा एक्स्ट्रा फैक्ट याद रहेगा आपको, तो आपको सही बना लीजिएगा, 50 प्लस क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना जरूरी है। और दोस्तों मार्केट में दोस्तों बहुत फेमस है किताब। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 2026 में फीफा विश्व कप USA, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया गया। 2022 में फीफा कप विश्व कप 2022 में कतर, विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, और विजेता है स्पेन 2023 में, और उपविजेता इंग्लैंड 2023 के संदर्भ में। और यहाँ पर फीफा अंडर यहाँ पर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया गया, और विजेता स्पेन और उपविजेता कोलंबिया। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इसका आंसर बी, सेरिब्रम, ब्रम माने ब्रह्म, सेरिब्रम याद रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, ब्रह्म अर्थात दोस्तों सेरिब्रम को ही परम मस्तिष्क कहा जाता है, याद रखिए।
मानव मस्तिष्क का 3 प्रमुख भाग में विभाजित किया जाता है। 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। प्रथम, दूसरा, तीसरा। तो प्रथम अग्र मस्तिष्क अर्थात आगे, मध्य मस्तिष्क अर्थात मध्य में और पश्चिम मस्तिष्क अर्थात पीछे। तो यहाँ पर बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अग्र मस्तिष्क के बारे में यह 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों अग्र मस्तिष्क जो है ना 2 भागों में बांट दिया गया है। तो 2 भाग में क्या है, प्रमस्तिष्क और यहाँ पर बी में है डाइएनसेफेलॉन। तो पहला देख लेते हैं प्रमस्तिष्क के बारे में। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा है। ये जो प्रमस्तिष्क देखते हैं ना यहाँ पर प्रमस्तिष्क, यह 2/3 हिस्सा है दोस्तों, सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, अर्थात दोस्तों मानव ही या हम या मानव सेम ही बात है। और सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय और अनुभव जैसी, यहाँ पर स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए दोस्तों यहाँ पर सोचने समझने का कार्य ही प्रमस्तिष्क का है, प्रमस्तिष्क का है। और यहाँ पर यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों को भी नियंत्रण करता है। दोस्तों तो जो प्रमस्तिष्क है ना दोस्तों, यह मस्तिष्क के अन्य भागों को कार्य पर भी नियंत्रण रखता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं इसका पॉइंट, और दूसरा जो है डाइएनसेफेलॉन। तो इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों अग्र मस्तिष्क का एक बड़ा भाग है, और यह जो है जो अभी बताए हैं वह अग्र मस्तिष्क का बड़ा भाग है। और यह अधिक या कम ताप के आभास अर्थात दर्द व रोने जैसा क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दर्द हो या रोने जैसा क्रिया को नियंत्रित करता है। और यहाँ पर मध्य मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद अब यह 2 भागों में बांटा गया है। फिर दोस्तों मध्य मस्तिष्क भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण पर कार्य करता है। और इसका दूसरा है सेरिब्रल पेंडकल, यह तंतुओं का बंडल होता है। तंतुओं का जो बंडल होता है, और जो सेरिब्रम का कॉन्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों में मेरुज्जु से जोड़ देता है। पश्च मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। यह 2 भागों में, ये भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पश्च मस्तिष्क अर्थात पीछे का मस्तिष्क। तो यहाँ पर प्रथम है अनुमस्तिष्क, और यहाँ पर दूसरा है मस्तिष्क स्टेम। तो अनुमस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों का गतियों का इत्यादि का नियंत्रण करता है। स्पष्ट है। और यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये भी स्पष्ट है। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाता है कौन, अनुमस्तिष्क। और मस्तिष्क स्टेम देख लेते हैं। इनका 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है पोन्स बेरोलाई, यह शोषण दर को नियंत्रित करता है। शोषण दर को नियंत्रित कौन करता है, पोन्स बेरोलाई। मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, ऑब्लांगेटा। तो यहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा, तो इसमें अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र में स्थित होता है। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में। हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन, मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना और उल्टी करना, पाचन रसों को श्रावण करना, खांसो, छींको और उल्टी करो, ये सभी मेडुला ऑब्लांगेटा का दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न पर आते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार होता है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। तो दोस्तों आकार, इसका आंसर बी, लोकसभा का 15%। तो लोकसभा का 15% चाहिए मंत्रिपरिषद का आकार के लिए, लोकसभा का 15%। यहाँ पर मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। तो यह प्रावधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। जो 15% चाहिए मंत्रिपरिषद का आकार 2003 में दोस्तों, यह 91वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में किया गया था यह प्रावधान। और इसमें कहा गया है कि
तो क्या कहा गया है देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं। दोस्तों यह कहा गया है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों कहा गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है ना उसमें प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतर संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। तो मंत्रिपरिषद में दोस्तों प्रधानमंत्री समेत 15% से अधिक नहीं होगी, यह स्पष्ट हो चुका है आप लोगों को। और दूसरा है राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या, राज्य में दोस्तों राज्य में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें भी 15% और इसमें भी 15%, राज्य में भी 15% याद रखिएगा। और केंद्र के मंत्रिपरिषद 15%, राज्य के मुख्यमंत्री समेत ये दोस्तों अधिकतम संख्या विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 15 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किंतु राज्य मुख्यमंत्री समेत न्यूनतम बता रहा है 15% से कम नहीं होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में 10% यह लिखा हुआ है। और दोस्तों एक अपवाद है, दिल्ली में विधानसभा में 10% चाहिए, याद रखिएगा। दिल्ली में अपवाद है। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य, इसका आंसर एक चालक रहित विमान है। चालक रहित विमान लक्ष्य क्या है? तो चालक रहित विमान है। याद हो गया होगा दोस्तों। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। आशा करते हैं कि याद हो रहा होगा। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने के योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे DRDO के वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकास, दोस्तों फिर से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हॉल द्वारा बनाया गया। और उसके बाद यहाँ पर है यह 1.5 किलोमीटर अर्थात दोस्तों 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य भेद सकता है। 2 लक्ष्य भेद सकता है। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना तीनों क्रमशः 2000, 2001 और 2003 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना में 2000 में, और नौसेना में 2001 में, और भारतीय थल सेना में 2003 में। थल 3 याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इसी को कहते हैं। और गठन 1958 में किया गया था। याद रखिएगा DRDO गठन कब किया गया था? 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का अध्यक्ष समीर, यहाँ पर अध्यक्ष जो है समीर वी कामंत है। बिहार का सबसे बड़ा अक्ष दोस्तों फिर से पढ़ रहे हैं, बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील, यहाँ पर अक्सबो झील है तो इसका आंसर D कांवर झील, बिहार में है कांवर झील। और बिहार के सबसे बड़ी अक्सबो झील गोखुर झील कहते हैं इसे, गोखुर झील नाम दिया गया है, जो कांवर झील है। और कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ताजे पानी का झील है गोखुर झील, एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है गोखुर। और बिहार के बेगूसराय जिले में, याद रखिएगा गोखुर झील दोस्तों बेगूसराय के, यहाँ पर बिहार के बेगूसराय जिले में है गोखुर झील। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 49वीं रामसर साइट है। याद रखिएगा ये जो कांवर झील है ना दोस्तों बहुत फेमस है, 49वीं नंबर पर है रामसर साइड में, और बिहार के पहली है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर C आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर कार्य करता है। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि सही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, कुछ देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होता है? आभासी कमी होती है दोस्तों, कमी। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित था, ये भी आधारित है हाइड्रोमीटर।
रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। दोस्तों रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत मस्त मस्त रोशन सर द्वारा दिया गया है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और आप लोग ऐसा पढ़िए कि आप लोग को अगला नेक्स्ट दोस्तों वैकेंसी आए बिहार दौड़ का आप लोग को रिजल्ट होगा ही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा इसका आंसर सी मध्य प्रदेश से गुजरता है और टोटल 8 राज्य से गुजरता है। यहाँ पर दोस्तों दिया जरूर होगा, सर जो दिया गया होगा। तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न अनुसार कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरता है, जो कि सही है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवतीय रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी कोणीय दूरी पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरता है दोस्तों। इस ट्रिक है गामछा झार मित्र, गामछा झारप मित्र इसका ट्रिक है। उसके बाद आगे देखते हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। जो माही नदी है ना, भारत में माही नदी कर्क रेखा कितने बार काटती है? 2 बार काट देती है माही। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद फैट में आते हैं एक्स्ट्रा फैट। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी में पश्चिमी भाग से निकल कर, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से पश्चिमी भाग से निकलती है और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में क्या होता है? मिल जाता है दोस्तों, मिल जाता है। उसके बाद इसकी सहायक नदी मसान, बुलोर, तिरू, धनौती आदि है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी निम्न है। उत्तर दिशा बाएं किनारे, यहाँ पर देखिए दोस्तों रामगंगा, गोमती, यहाँ पर दोस्तों उत्तर दिशा अर्थात बाएं किनारे पर है, ये सभी उत्तर दिशा से है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी, गोमती गंगा की सहायक नदी, घाघरा गंगा की सहायक नदी, गंडक गंगा की सहायक नदी, बूढ़ी गंडक ये भी गंगा की सहायक नदी, कोसी आप लोग जानते होंगे, महानंदा गंगा की सहायक नदी, ये सभी है। और दक्षिणी दिशा में देखिए तो दाएं किनारे पर गंगा के सहायक नदी टोंस, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल। टोंस, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल ये सभी दक्षिण दिशा में है गंगा के सहायक नदी। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यह अमरकंटम से निकल जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट, नर्मदा नदी अमरकंटम से निकलती है, जो कि सही है। मध्य प्रदेश में अमरकंटम की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्याचल पर्वत उत्तर में और दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य अर्थात बीच में भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए कहाँ जाती है? अरब सागर में। ये नर्मदा नदी अरब सागर में पहुँच जाती है दोस्तों। उसके बाद अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये दोस्तों बहते हुए अरब सागर में, उसके बाद खंभात की खाड़ी में क्या होता है? गिर जाती है नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में, याद रखिए। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 याद रखिए। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। यह जबलपुर के पास भोर घाट संगमरमर यहाँ पर तो संगमरमर शैल के काट कर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है यह नर्मदा नदी जबलपुर के पास। और यहाँ पर ओरसंग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। ओरसंग दोस्तों मिलता है दाएं तट से, यह नर्मदा नदी में मिल जाता है। उसके बाद तावा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदी है। तावा भी है नर्मदा का सहायक, बंजर भी है और शेर भी है, ये सभी नर्मदा का सहायक है, याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा दोस्तों, इतना इसमें फैक्ट है एक्स्ट्रा, क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्तों। इधर उधर भटकिए नहीं, आप लोग यूट्यूब पर भटक जाते हैं या दोस्तों कितना तरह के आप लोग बुक पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, इधर उधर बुक नहीं खरीदिए। बहुत सारा बुक खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, 1-2 किताब काफ़ी है। और आप लोग तैयारी में लग जाइए अभी से। और उसके बाद आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो प्रश्न होगा यहाँ पर दोस्तों बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, तो यहाँ पर इसका आंसर है कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को मिली थी बंगाल के दीवानी का अधिकार। इलाहाबाद की संधि हुआ था उसके बाद। और यहाँ पर बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद संधि के द्वारा प्राप्त हुआ था।
और इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था संपन्न। याद रखिएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइवर के मध्य हुआ था। और दोस्तों इसके आगे देखते हैं, इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और इसके बाद कंपनी के मुगल सम्राट को 20 लाख रुपये के वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया था। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइवर के मध्य हुआ था। यह इलाहाबाद के द्वितीय संधि 1765 में नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइवर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद बी अनुच्छेद 324 के तहत है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। तो चुनाव आयोग का उल्लेख 324 में है और संविधान के भाग 15 में समाहित है। चुनाव आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 339 के क तक समाहित है और चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देश व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का है। तो सही है, चुनाव आयोग को ही होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है 1950 से 15 अगस्त 1989 तक। 1950 से 15 अगस्त 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। कब तक? 1950 से 15 अगस्त 1989 तक। और जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति किया। कब? तो 89 के बाद 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति किया। 2 हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया। 1990 में जो 2 अन्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति किया गया था उसको जो समाप्त कर दिया गया था 1990 में। और स्थिति पहले की स्थिति की तरह हो गया। जो पहले जो था ना स्थिति उसी की तरह होगा, पहले की स्थिति की तरह हो गया था, तो इसलिए समाप्त कर दिया गया था 1990 में। और एक बार फिर से 1993 में अक्टूबर 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति किया गया था फिर। और इसके बाद अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्थान के तौर पर काम कर रहा है। अब दोस्तों फिर पहले जैसा हो चुका है और फिर हो चुका है पहले जैसा, जो कि तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गया है। अब ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्ति होता है। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो किया गया है नियुक्ति, उन दोनों के बीच जो है समान शक्ति होता है। समान शक्ति क्या होता है और तथा उनके वेतन, भत्ते, दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं। वेतन होते सब बराबर होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है, तो आयोग बहुमत के आधार पर, यहाँ पर बहुमत के आधार पर जब मतभेद होगा तो बहुमत के आधार पर ही निर्णय करता है, आयोग द्वारा निर्णय किया जाता है। उसके बाद आगे प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, क्लियर है, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयुक्त तक है, जो पहले हो वही। और भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन रहे। प्रथम है 50 से 58, याद रखिएगा, सुकुमार सेन यह जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं 50 से 58। भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त के हैं BS रामा देवी, पहला है। और 1990 से
यहाँ पर 26 नवंबर 1990 से और 11 दिसंबर 1990 तक रह चुके हैं। BS रामा देवी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं रामा देवी। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो कि 25वें नंबर पर है दोस्तों। और दोस्तों किताब के हिसाब से बता रहे हैं, आप लोग कहीं बदल चुका हुआ आप लोग देख लीजिएगा ये, क्योंकि यह जो है करंट अफेयर्स है क्वेश्चन। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन होगा, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाता है? राज्य सूची के विषय पर संसद कब बनाएगा? इसका आंसर दोस्तों 1, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करना होता है प्रस्ताव पर 2/3। तो अभी दोस्तों राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ प्रदान किया गया है। राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ, वह शक्तियाँ जो लोकसभा के पास नहीं है, सिर्फ राज्यसभा के पास है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहला है संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है 2/3 अनुच्छेद 249 के तहत। और यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। नई अखिल भारतीय सृजन अनुच्छेद 312 से संबंधित है। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67 के तहत। यदि यहाँ पर आइए, और यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है कि जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो चुका है, इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं, अंदर होता है, तब आपातकालीन की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी अनुच्छेद 352 356 तथा 360। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं, तो पेज को जूम कर लेते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं आगे है, संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियों का प्रदान की गई है। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्ति है लोकसभा को, जो राज्यसभा के पास नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110, आप लोग भी जानते होंगे, प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, राज्यसभा में नहीं किया जाता है दोस्तों, सिर्फ लोकसभा में अनुच्छेद 110 के तहत। और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता है दोस्तों। धन विधेयक न अस्वीकृत कर सकता है न संशोधित कर सकता है। और उसे विधेयक को सिर्फ यहाँ पर सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। या सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन, मात्र 14 दिन के भीतर लोकसभा में लौटाना अनिवार्य होता है। और राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकता है और इसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है राज्यसभा। आगे है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के संकल्प लोकसभा ही पारित करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त का जो संकल्प होता है सिर्फ लोकसभा ही दोस्तों पारित करता है, राज्यसभा नहीं करता है। इसलिए और यहाँ पर राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता है, और क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है, इसलिए राज्यसभा दोस्तों नहीं हटा सकता है। यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, पेज की तरफ जूम करेंगे, उसके बाद आएंगे। तो 17 नंबर, भारत का देशांतरीय विस्तार। तो इसका आंसर सी, 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी। 68 और 97 याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 से पूर्वी और 97 डिग्री 25 से पूर्वी भारत का देशांतरीय है। और यहाँ पर भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री
7 से पूर्वी दिशांतर 97 डिग्री 25 से पूर्वी दिशांतर तक विस्तृत है। उसके बाद आइए स्टॉफहेड पे सीधा, तो यहाँ पर आ चुके हैं। भारत के पूरी तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है पूरी तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बात सही है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश 7 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार और याद कर लीजिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का आकृति लगभग चतुष्ट कोणीय है। भारत का इसका उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे अर्थात विस्तार 3214 किलोमीटर, 32 से 14 अर्थात ऊपर नीचे अर्थात उत्तर दक्षिण, और पूर्वी पश्चिम अर्थात इस तरह 29, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 29-33 है, याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम 29-33 है विस्तार 29-33, और उत्तर दक्षिण 32-14। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई तट द्वीप सहित मिला दिया जाए तट रेखा तो 75, यहाँ पर दोस्तों 7516.6, यहाँ पर 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर है भारत की तट रेखा। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मस्त मस्त इसमें डाला हुआ है स्टफ है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है, याद होगा आप लोगों को। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, दक्षिण में ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती गुजरात में, गुजरात भी पश्चिम में है दोस्तों, इसलिए गुहार मोती गुजरात पश्चिमी बिंदु। और भारत का सबसे पूर्वी किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में है दोस्तों राज्य किबुथु, क्योंकि सबसे पूर्वी है पूर्वी किबुथु। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत, तो रक्षा कौन करेगा, इसका आंसर भी स्ट्रेटोस्फीयर। तो यह जो है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल है, इसे समताप मंडल भी कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट। उसके बाद देख लेते हैं स्टफ है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल पराबैंगनी किरणों क्या करता है, रक्षा करने के लिए रक्षा करने वाला एक परत होता है समताप मंडल। और वायुमंडल की संरचना यहाँ पर लिखा हुआ है, तापीय विशेष के आधार पर वर्गीकरण क्षोभ मंडल। आइए देख लेते हैं दोस्तों, वायुमंडल के सबसे निचली परत संवहन मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होता है दोस्तों संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर देना है क्वेश्चन। वायुमंडल के सबसे निचली परत को संवहन मंडल निचली संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, और क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल संवहन मंडल ये सभी कहा जाता है निचली परत को। उसके बाद इसका औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। और यह दोस्तों यह जो है यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर है और विषुवतीय वृत्त पर 18 किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों ध्रुव है, ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, विषुवतीय पर 18, ध्रुव पर 8 विषुवतीय पर 18 यहाँ पर, और ऊंचाई तक विस्तृत है। और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होते हैं, आप लोग भी पता होगा, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षक, कोहरा, बादल, तरी झंझावट, चक्रवात आदि घटित होते हैं। एक बार दोहरा देते हैं दोस्तों, मौसम संबंधी घटना होता है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तरी झंझावट, चक्रवात, ये सभी घटित होता है क्षोभ मंडल में। आगे देखते हैं, इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर घट जाती है। यहाँ पर प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर अगर जाया जाए तो वायुमंडल की जो तापमान क्या होता है 1 सेल्सियस घट जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। क्षोभ मंडल सप्ताप मंडल में, क्षोभ मंडल सप्ताप मंडल से ट्रोपोलॉजी द्वारा अलग होता है। तो जो क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल के बीच जो है अलग होता है ट्रोपोलॉजी, याद रखिएगा ट्रोपोलॉजी, ट्रोपोलॉजी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दर्शाया हुआ है एकदम स्पष्ट, सर कितना अच्छा से दर्शाए हुए हैं। यहाँ पर बहिमंडल, यहाँ पर दोस्तों आयन मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। दोस्तों यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से नीचे से क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल और उसके बाद आयन मंडल, अंतिम में दोस्तों बहिमंडल। तो यहाँ पर सब यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना इसका ऊंचाई है
तो टोपोलॉजी से अलग होते को देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल के बीच अलग होता है, टोपोलॉजी से अलग होता है। और यहाँ पर समताप मंडल और यहाँ पर सप्ताह मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है स्टेपोलॉजी। और यहाँ पर दोस्तों आयन मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है मेसोपोज। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर किलोमीटर हुआ है, क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, सप्ताह 50 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर दर्शाया हुआ है। आप लोग समझ लीजिए अच्छा से, ताकि ज़रूरी है समझना, और समझ के चलिएगा चीज़ों को तो अच्छा है। समताप मंडल यहाँ पर लिखा हुआ है, धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर। और जो दोस्तों समताप मंडल की ऊंचाई देखा जाए तो धरातल से लगभग 50 किलोमीटर। और इस मंडल में किसी भी प्रकार का मौसमी घटनाएं घटित नहीं होता है दोस्तों, घटित नहीं होता है। इन्हीं दिशाओं के कारण वायुयान जो उड़ते हैं ना, यही उड़ते हैं, वायुयान उड़ने के लिए सपाट समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है, समताप मंडल। और समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में स्थित है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत द्वारा संयुक्त पराबैंगनी किरण तरंग का अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपोज द्वारा अलग होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से अलग होता है, स्ट्रेटोपोज द्वारा अलग होता है। यहाँ पर मध्य मंडल के बारे में आप देखते हैं। मध्य मंडल का विस्तार यहाँ पर सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई से मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपोज द्वारा अलग होता है। और आयन मंडल के बारे में फिर देखेंगे दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य है, 80 से 400 किलोमीटर। कुछ स्रोतों में इसका विस्तार 640 किलोमीटर बताया गया है, लेकिन याद रखिएगा 80 से 400 किलोमीटर, स्रोतों के अनुसार 640। और आयन मंडल में आयनों के अर्थात विद्युत आवेश कणों की यहाँ पर प्रधानता है दोस्तों। विद्युत आवेश कणों की प्रधानता है आयन मंडल में, इसलिए आयन मंडल को रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है। रेडियो तरंग जो होता है दोस्तों ना, पृथ्वी पर रेडियो तरंग, ये सभी आयन मंडल से संचालन होता है। बहिमंडल देखते हैं, अर्थात अंतिम में देखते हैं बहिमंडल। तो बहिमंडल की भी खासियत है दोस्तों, ऐसा नहीं, खासियत है। यह मंडल जो वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर बहिमंडल, स्ट्रोफोस्फीयर कहते हैं। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। और उसके बाद नोट में है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस तथा ऑरोरा बोरियस्टालियस जैसे परिघटना आयन मंडल में घटित होती है, याद रखिएगा। जो एक प्रकार का यहाँ पर संयुक्त दोस्तों तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? देखिए दोस्तों, सीता माता की जयंती, इसका आंसर बी, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को सीता माता की जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आइए देखते हैं, सभी महीनों के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ये सभी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। और आइए देखते हैं, लिखा हुआ तो है ये है। उसके बाद चैत माह में हिंदू नव पर्व की शुरुआत होती है दोस्तों। चैत माह में दोस्तों हिंदू नव पर्व के नव वर्ष की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। प्रश्न होगा अगला, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सबसे अधिक ऊंचाई पर, इसका आंसर डी, पछाप बादल कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल जो होता है पछाप बादल कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को पछाप कहते हैं, स्पष्ट हो चुका है और आप लोग को याद भी हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों में 10 उप वर्गों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं उच्च बादल। तो दोस्तों यहाँ पर 6000 से 20,000 मीटर उच्च बादल कहा जाता है। और यह पछाप बादल, यह आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम के भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। पछाप बादल
जो कि यह सफ़ेद रेशे के भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। यह हिम कणों से बने होते हैं दोस्तों। हिम कण से बना होता है पछाड़ बादल। और उसके बाद इसलिए इसे वर्षा नहीं होती है दोस्तों। इससे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यह मेघ दिखाई पड़ते हैं। जब चक्रवात का आगमन होता है ना दोस्तों, उसी समय मेघ दिखाई दे पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं पछाड़ बादल। और उसके बाद पछाड़ स्तरीय बादल, पछाड़ बादल था, इसके बाद पछाड़ स्तरीय बादल। यह बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैली है। आप लोग देखें हैं दूधिया चादर, नहीं देखे हैं तो आप लोग समझ लीजिए, दूधिया चादर की भांति पछाड़ स्तरीय बादल देखने को मिलते हैं, फैले रहते हैं। और इसके आगमन पर सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है पछाड़ स्तरीय बादल के कारण। चक्रवात के आगमन के क्रम से पछाड़ मेघ के तत्काल बाद, यहाँ पर तो पछाड़ मेघों के तत्काल बाद बादल दिखाई पड़ते हैं, याद रखिएगा। अब उसके बाद पछाड़ कपासी बादल। आइए अब देख सकते हैं कपासी बादल के बारे में। तो कपासी बादल है पछाड़ कपासी बादल। यह सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले के भांति दिखाई देता है। छोटे छोटे गोले तो कपास बादल, याद रखिएगा। यहाँ पर पछाड़ कपास बादल छोटे छोटे गोले भांति दिखाई पड़ते हैं तथा पर्याय समूह में लहर नुमा रूप दिखाई देता है, लहर की तरह। और मध्य बादल यहाँ पर देख लेते हैं 2500 से 6000 मीटर उच्च स्तरीय बादल है। यहाँ पर तो पछाड़ बादल के बारे में देख लिए। और यहाँ पर मध्य बादल जो ऊंचाई है 2500 से 6000 मीटर यहाँ पर। उसके बाद अब देखेंगे उच्च स्तरीय बादल। ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर के भांति फैले हैं। तो भूरे अथवा नीला चादर के भांति उच्च स्तरीय बादल और स्तरीय बादल फैले हुए हैं। और स्तरों वाले बादल होते हैं, इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रकाश कैसा दिखता है? धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है उच्च स्तरीय बादल के कारण। और इससे विस्तृत क्षेत्र पर लगातार वर्षा होती है। विस्तृत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय बादल से ही वर्षा होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर पर आइए, उच्च कपासी बादल। यह सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई देते हैं और संपूर्ण आकार में यह महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। और निम्न बादल ऊंचाई 2500 मीटर तक है। निम्न बादल की ऊंचाई, ये धरातल के निकट कुहरे समान बादल है और इनमें कई परतें पाई जाती है। सामान्य ये आकार में पूरी तरह छाए रहते हैं। स्तरीय बादल छाए रहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों स्टॉप हैट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में, यहाँ पर है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायुमंडलीय के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। और यहाँ पर स्तरीय कपास बादल को देखते हैं। यह हल्के भूरे सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़ों के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेता है। स्तरीय कपास बादल ढक लेता है। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक है। तो साफ मौसम के सूचक कौन है? स्तरीय कपासी बादल साफ मौसम के सूचक है। उसके बाद कपासी बादल देखेंगे। तो आइए दोस्तों कपासी बादल के बारे में। इनका आकार गुंबजदार, जैसे गुंबज के आकार का समान है कपासी बादल, गुंबजदार है। और फूल गोभी देखें ना, तो फूल गोभी उसी के आकार के है कपासी बादल। और ये फूल गोभी के भांति होता है। इसका आकार समतल पाया जाता है, समतल। ये प्रायः साफ मौसम का सूचक है। कपासी बादल कैसा है? गुंबज का आकार है, फूल गोभी के समान है कपासी बादल। एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि फूल गोभी के आकार के कौन सा बादल, तो कपासी बादल याद रखिएगा। कपासी वर्षा बादल, ये अत्यधिक गहरे काले सघन बादल है। कपासी वर्षा बादल लग जाएगा ना दोस्तों, तो अत्यधिक गहरे काले सघन बादल है और नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार के भांति उठे रहते हैं। जैसे लोग कभी कभी आप लोग देखते होंगे विशाल मीनार के भांति उठा रहता है दोस्तों बादल, तो यही है कपासी वर्षा बादल। 7500 मीटर इन बादलों से भरी वर्षा, ओला, तरीद, झंझाट उत्पन्न होता है दोस्तों। बहुत खतरनाक बादल है कपासी वर्षा बादल। इसमें तरी, झंझाट, ओला सब पड़ता है, भारी बारिश भी होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत वातावरण के सहारे मुक्त
इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। कपासी वर्षा दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, कपासी वर्षा बादल से होता है, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों वर्षा स्तरीय बादल, ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले विस्तृत बादल है। बादल वायुमंडल में आर्द्र की आर्द्रता को बढ़ा देते हैं। यह जो बादल दोस्तों वर्षा स्तरीय बादल आर्द्रता को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में उष्ण वातावरण के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। किस किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान है, नीला ग्रह, आसान सवाल। इसका आंसर डी नेपच्यून। और नेपच्यून को दोस्तों वरुण कहा जाता है, यहाँ पर वरुण। तो यहाँ पर दोस्तों वरुण हो जाएगा, अर्थात नेपच्यून हो जाएगा, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला नेपच्यून अर्थात वरुण। वरुण ग्रह मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण ग्रह नीला ग्रह कहा जाता है। मीथेन द्वारा क्या करता है, वरुण ग्रह जो है ना मौजूद मीथेन ग्रह द्वारा लाल प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, और उसके बाद नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए और नीला लगने लगता है वरुण ग्रह। और यहाँ पर सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी है, और यहाँ पर सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ही है। तो इसका वायुमंडल अति घना है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन अमोनिया विद्यमान है। हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया विद्यमान है वरुण गैस में, वरुण में दोस्तों वरुण ग्रह में विद्यमान है। और उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर देख चुके हैं हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन अमोनिया विद्यमान है। उसके बाद इसके प्रमुख उपग्रह टीटोन और नीरिड, टीटोन और नीरिड। टाइटन दोस्तों शनि का है, यहाँ पर टीटोन है, टीटोन और नीरिड वरुण का है, यह उपग्रह है। शुक्र ग्रह अर्थात वीनस को कहा जाता है शुक्र ग्रह अर्थात वीनस। सांझ का तारा कहिए या भोर का तारा कहिए, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, शुक्र को कहीं कह सकते हैं। पृथ्वी के जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी के जल के उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी को जल के उपस्थिति के कारण नीला ग्रह। यहाँ पर दोस्तों मंगल, यहाँ मार्स, दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मंगल लिखा हुआ है, मंगल अर्थात मार्स को कहा जाता है। मार्स की सतह पर लाल फेरस ऑक्साइड के उपलब्ध होने के कारण दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को मार्स ग्रह क्यों कहा जाता है? फेरस ऑक्साइड के उपलब्ध के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, फेरस ऑक्साइड के कारण। दोस्तों यह जो है, इसलिए यह जो है यहाँ पर लाल हो जाता है, इसका सतह लाल हो जाता है। और शनि दोस्तों सैटर्न को गैस का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। शनि को, सैटर्न को गैस का गोला कहिए शनि को, या गैलेक्सी के समान ग्रह कहिए, शनि को ही कहिए। अब दोस्तों अरुण के बारे में देख लेते हैं। अरुण अर्थात यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को अर्थात यूरेनस कहा जाता है। और हरा ग्रह भी अरुण को ही कहा जाता है। लेटा ग्रह कहिए या हरा ग्रह कहिए, अरुण को ही कहिए। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर एक न्यूटन। गति के नियमों न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लगभग दोस्तों यह जो है लगभग 53 मिनट का वीडियो बन चुका है। 51, 52, 53 ऐसे यही है, लगभग बता रहे हैं आप लोगों को। यह वीडियो लगभग दोस्तों 53 मिनट का वीडियो बन चुका है दोस्तों। तो 53 मिनट के वीडियो कम नहीं होता है दोस्तों, लगभग 1 घंटा हो ही चुका है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो दोस्तों ज़्यादा बड़ा बनाएंगे दोस्तों, आप लोग नहीं देखिएगा। दोस्तों छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग बारी से देख लीजिएगा। इस वीडियो में 22 क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों, 53 मिनट हो चुका है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें बचा हुआ शेष जो क्वेश्चन है 22 के बाद, उस अगले वीडियो में दोस्तों अगला वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ज़रूर बनाएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आएंगे, और ज़रूर लेकर आएंगे दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिएगा।